Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So dear students, in this lecture we'll discuss about Russian society. ये आपका एक कंप्लीट टॉपिक था इकॉनमी एंड सोसाइटी के बारे में, और इकॉनमी वाला पार्ट हम लास्ट वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में रशियन सोसाइटी के बारे में। स्टूडेंट, लास्ट वाले लेक्चर को सुनकर आपको ये तो समझ आ गया होगा कि रशियन इकॉनमी कैसी थी, किस सेक्टर में कितने लोग काम करते थे, उनकी वर्किंग कंडीशन क्या थी। अब उस वीडियो लेक्चर से ये क्लियर हो गया है कि जो वर्कर की कंडीशंस थी वो बहुत ही मिजरेबल थी। उनका जो लिविंग स्टाइल था बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन वो जी रहे थे। तो अब लगता है कि वर्कर्स क्यों रेवोल्यूशन की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी जिसकी वजह से वो रेवोल्यूशन की डिमांड कर रहे थे। तो इसमें हम देखेंगे सोसाइटी ने क्यों डिमांड की रशियन रेवोल्यूशन की, कि क्या क्या सरकमस्टांसिस थे, क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन हुआ। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। वर्कर्स माइग्रेटेड फ्रॉम विलेज एंड सेटल्ड इन सिटीज़। अब वर्कर्स जो थे वो विलेज से माइग्रेट होकर कहाँ पर सेटल हो रहे थे, सिटीज़ में सेटल हो रहे थे, क्योंकि विलेज में उनको इतना काम नहीं मिल पा रहा था। उनके पास जो लैंड थी वो बहुत कम थी, और सारी लैंड किसके हाथ में थी, सारी लैंड जो थी वो कुछ लोगों के हाथ में थी, नोबेलिटी के हाथ में थी। तो उन्हें लगता था कि अब इस लैंड पर काम करने पर वो इतना नहीं कमा पाएंगे कि अपने घर का गुजारा चला सके या अपनी लिविंग स्टाइल के अकॉर्डिंग जी सके। तो उन्होंने कहाँ पर माइग्रेशन करना शुरू कर दिया, सिटीज़ में। कहाँ से, विलेज से कहाँ पर सेटल हो गए, सिटीज़ में। अब सिटीज़ में जो थे दे वर डिवाइडेड बाय स्किल्स। अब उनकी वर्कर्स के डिवीज़न भी हुई, यहाँ पर स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया, क्योंकि जो वर्कर्स आए वो सिटीज़ में सेटल होते गए। अब कुछ वर्कर्स जो थे जैसे मेटल वर्कर्स थे, कंसिडर्ड देमसेल्फ अरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स। अरिस्टोक्रेट्स मतलब कुछ जो मेटल वर्कर्स थे उनको ये लगता था कि हमारे जैसा काम कोई दूसरा और नहीं कर पाएगा, तो वो अपने आप को अमंग वर्कर्स मतलब बाकी वर्कर्स में अपने आप को ऊंचा समझते थे। जैसे अगर हम वुडन इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे थे, उनको लगता था हम इनसे ऊपर हैं, इनका काम जो है वो लो लेवल का है और हमारा काम हाई लेवल का है और हमें प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, इसलिए वो अपने आप को क्या मान रहे थे, इनसे ऊपर माना जा रहा था। तो स्किल के अकॉर्डिंग जो सिटीज़ में थी वो डिवीज़न चल रही थी, वर्कर्स की यहाँ पर डिवीज़न हो गई, किसके बेसिस पर, उनके काबिलियत के बेसिस पर, उनकी स्किल्स के बेसिस पर। अब जहाँ पर मेल काम कर रहे थे उसके साथ साथ फीमेल भी काम कर रही थी। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। 1914 तक आते आते 31% जो लेडीज़ काम पर लग गई थी। मतलब अगर 100% लेबर की बात की जाए तो 100% में से 31% जो थी वो विमेन थी, जो एज अ वर्कर काम कर रही थी फैक्ट्रीज में। बट दे वर पेड लेस देन मैन। पहले ये माना जाता था कि वुमेन अगर काम कर रही हैं तो वो मैन से ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगी, वर्किंग आवर सेम होते थे, पर उनको ये लगता था कि जो मैन वर्क कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं अकॉर्डिंगली वुमेन, तो उनको जो वेजेस दी जाती थी वो कम दी जाती थी वुमेन को। पर हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते आज के टाइम में। आज के टाइम में वुमेन भी बराबर खड़ी है मैन के, तो उनको इक्वल वेजेस मिलने चाहिए, पर पहले के टाइम में वुमेन को इक्वालिटी नहीं मिलती थी। डिस्पाइट डिवीजन वर्कर डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन की है, डिस्पाइट डिवीजन मतलब आपने देखा है स्किल के बेसिस पर वर्कर की डिवीजन चल रही थी। कोई वर्कर अपने आप को ऊंचा मानता था और दूसरे वर्कर को नीचा समझा जाता था। तो डिस्पाइट डिवीजन, डिवीजन होने के बावजूद भी वर्कर्स डिड यूनाइट, वर्कर्स इकट्ठे हो जाते थे अगर उन्हें धरना देना होता था या स्ट्राइक करनी होती थी। और स्ट्राइक किनके अकॉर्डिंग होती थी, किसके अगेंस्ट होती थी, सॉरी, स्ट्राइक होती थी नोबेलिटी के अगेंस्ट या जो ओनर्स होते थे उनके अगेंस्ट होती थी, क्योंकि वही इन लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। तो ये जब स्ट्राइक करनी होती थी तो ये सारे जो वर्कर्स थे ये इकट्ठे होकर अपने ओनर्स के खिलाफ स्ट्राइक करते थे। कब स्ट्राइक करते थे, व्हेन दे डिस एग्रीड विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल और वर्क कंडीशन। जब इनको लगता था किसी हमारे मतलब हमारे भाई बंधु को निकाल दिए इन्होंने जॉब से बिना किसी अल्टीमेटम के या बिना किसी कसूर के, या उनकी वर्किंग कंडीशंस मैच नहीं होती थी, तो ये सारे वर्कर्स स्ट्राइक करते थे, ये सारे वर्कर्स धरना देते थे, किसके अगेंस्ट, ऑनर के अगेंस्ट। तो स्ट्राइक का एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, स्ट्राइक इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब 1896 और 97 में हुई थी स्ट्राइक्स, तब भी सब वर्कर्स ने मिलकर जो फैक्ट्री ओनर्स है उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। चाहे वो डिवाइडेड थे स्किल के बेसिस पर, अलग अलग काम कर रहे थे, तो पर सबने यूनिटी दिखाई ऑनर के खिलाफ।
और एक हुई थी स्ट्राइक इन मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902। 1902 में जब स्ट्राइक हुई थी तब भी सब वर्कर्स ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया था। तो रशियन सोसाइटी में आपको ये क्लियर हो गया कि कैसे वर्कर्स स्किल के बेसिस पर डिवाइडेड किए गए थे, वुमेन का कितना परसेंट था, और डिवीज़न होने के बावजूद भी ये आपस में यूनाइटेड रहते थे। अब है सोसाइटी इन कंट्री साइड। अब सोसाइटी इन कंट्री साइड का मतलब कि अब आपने देख लिया कि वर्कर्स जो थे सिटीज़ में भी इकट्ठे रहे, उन्होंने एक दूसरे की सपोर्ट की स्किल के अकॉर्डिंग डिवीज़न होने के बाद। अब कंट्री साइड मतलब जैसे गाँवों में काम कर रहे थे वर्कर्स, पीजेंट कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। अब पीजेंट बहुत सारा लैंड कल्टिवेट करते थे जो वहाँ का होता था, बट जो प्रॉपर्टी थी वो किसके हाथ में थी? नोबेलिटी के हाथ में थी, क्राउन के हाथ में थी, और ऑर्थोडॉक्स चर्च के हाथ में थी। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में था, स्टेट्स थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, और जो प्रॉपर्टी थी फर्स्ट टू स्टेट के जो रिच पीपल थे उनके हाथ में थी, क्योंकि वो रिच थे। दो स्टेट के लोगों के पास में थी, थर्ड स्टेट के लोग वर्कर्स की तरह काम करते थे। ऐसे ही वहाँ पर जो पीजेंट थे वो बहुत ज़्यादा लैंड कल्टीवेट करते थे, पर वो जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे वो कौन थे? किनके हाथ में, किनके अंडर काम कर रहे थे? वो नोबेलिटी के, क्राउन के और ऑर्थोडॉक्स चर्च। अब नोबेलिटी क्या होता है? नोबेलिटी होता है रिच पीपल, जो जैसे राजा महाराजा के साथ जिनका ज़्यादा कनेक्शन हो, या जिनके मेंशंस बहुत बड़े बड़े हो, जिनके पास जो बहुत बड़े लैंड लॉर्ड हो, जिनके पास पता नहीं कितने एकड़ ज़मीन हो, उनको हम नोबेलिटी बोलते हैं। तो उनके पास प्रॉपर्टीज ज़्यादा थी और वर्कर्स को उनके अंडर काम करना पड़ता था। लाइक वर्कर्स, अब आपने देखा था वर्कर्स में जैसे डिवीज़न चली थी स्किल के बेसिस पर, ऐसे पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे। पीजेंट्स डिवाइडेड कैसे थे? कुछ जो पीजेंट थे वो वर्कर की तरह काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनके पास अपनी लैंड नहीं होती थी। तो जो पीजेंट्स थे वो क्या बन गए थे? वर्कर्स बन गए थे। अब कुछ पीजेंट ऐसे थे जिनके पास अपनी थोड़ी बहुत लैंड होती थी, वो तो अपने लैंड पर वर्क कर लेते थे। तो यहाँ भी डिफ्रेंसिएशन है, जिनके पास लैंड होता था वो अपने आप को थोड़ा सा ऊपर मानते थे, और जो पीजेंट दूसरे की लैंड पर वर्क करते थे एज अ वर्कर, वो उनका जो अगर आप कहें कि इमेज थी थोड़ी सी उनसे कम हो गई, क्योंकि जो लैंड वाले थे वो अपने आप को कहीं ना कहीं इनसे ऊपर कंसिडर करते थे। दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबेलिटी। इनके मन में नोबेलिटी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। क्यों नहीं थी रिस्पेक्ट? क्योंकि नोबेलिटी के अंडर ये वर्क करते थे, और नोबेलिटी जो थी इनको एक्सप्लॉइट करती थी, काम ज़्यादा करवाती थी, वेजेस कम देती थी, इसलिए लोग इनके खिलाफ थे। ठीक है, कौन खिलाफ थे? पीसेंट और वर्कर्स। जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेनी, एक पार्ट है ये फ्रांस का, पीजेंट रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फोर्ट फॉर देम। अब जो पीजेंट थे, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, वो नोबल्स की रिस्पेक्ट करते थे। वो जैसे एप्सियस हो गया, या मेरा भी हमने पीछे डिस्कस किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, क्यों वो उनका साथ दिया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने जो नोबेलिटी थी उन्होंने पीजेंट का साथ दिया था, और कहीं ना कहीं उनके लिए आवाज़ उठाई थी कि पीजेंट के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसलिए वहाँ के जो पीजेंट थे वो नोबेलिटी की रिस्पेक्ट करते थे और उनके लिए लड़ते भी थे, क्योंकि नोबल्स ने जब उनका साथ दिया है तो पीजेंट भी कहीं ना कहीं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे कि हमारे रेवोल्यूशन में जो हमारे साथ गलत हो रहा था वहाँ पर इन्होंने हमारा साथ दिया। बट इन रशिया, अगर रशिया की बात करें तो पीजेंट वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। पीजेंट यहाँ पर नोबल्स के अगेंस्ट थे। क्यों अगेंस्ट थे रशिया में? क्योंकि रशिया में पीजेंट का एक्सप्लॉयटेशन करने वाले कौन थे? नोबल्स खुद थे। तो यहाँ पर सोशलिज्म वाली फिर आइडियोलॉजी आ जाएगी कि सोशलिज्म में वो क्या कहते थे कि किसी के हाथ में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सब सोशल इविल्स जो है उसकी एक रूट है जिसके कारण सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो आप देखिए धीरे धीरे आप एक एक वीडियो देखते जाइए, इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो लोगों के अंदर कैसे आ रही थी। अब सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग वो क्या चाहते थे कि हमने कोई भी लैंड नोबल्स को नहीं देना, और जो नोबल्स का लैंड है वो उन्हें मिल जाए। इसलिए वो क्या करते थे? दे रिफ्यूज टू पे रेंट। ना तो वो रेंट देते थे, और लैंड लॉर्ड्स का वो मर्डर कर देते थे कि ये हमारे फेवर में काम नहीं करते, इनकी वजह से हमारी लाइफ कंडीशंस ऐसी चल रही हैं, हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए ना तो वो रेंट पे करते थे, और इवन वो अगर इतने अगेंस्ट हो जाते थे कि कहीं कहीं पर वो लैंडलॉर्ड्स का मर्डर भी कर देते थे। तो अब देखिए रशियन पीजेंट वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट। रशियन पीजेंट अदर यूरोपियन पीजेंट से कैसे डिफरेंट हुए? क्योंकि जो दूसरी जगह पे थे वो नोबल्स की रिस्पेक्ट करते थे, नोबल्स का साथ देते थे। बट रशिया के जो पीजेंट थे वो नोबल्स का साथ नहीं देते थे, वो नोबल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, और वो चाहते थे कि नोबल का जो सारा लैंड है वो हमें मिल जाए।
तो अब सोशलिज्म की आइडियोलॉजी क्या थी? सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी वो कॉपरेटिव्स पर वर्क करती थी। कॉपरेटिव्स मतलब दे वर्क बाय पुलिंग देयर लैंड टुगेदर, कि आपके पास जितना भी लैंड है वो आप सारा इकट्ठा कर दीजिए। इकट्ठा करने के बाद यू हैव टू डिवाइडेड द आउटपुट, मतलब जो उसके बाद आउटपुट निकल रहा है, आउटपुट को ये बोलते थे मीर कुमेन, जो भी आउटपुट मिला है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, जैसे एक फैमिली में 4 मेंबर हैं, एक फैमिली में 10 मेंबर हैं, उस नीड्स के अकॉर्डिंग आपको वो आउटपुट मिल जाए। तो वो कोऑपरेटिव में डिवाइड करते थे। इसमें ये नहीं था कि एक पर्सन के पास तो बहुत ज़्यादा हो गया और एक पर्सन को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। तो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी इस चीज़ पर एम्फसाइज करती है कि जो हर चीज़ है उस पर सबका हक है और सबको इक्वली वो चीज़ मिलनी चाहिए, कोऑपरेशन से काम करना चाहिए। तो रशियन जो पीजेंट थे वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। इस कारण वो मानते थे कि सारा लैंड इकट्ठा कर देना चाहिए, सारे लैंड पर सबका हक होना चाहिए, किसी एक पर्सन का हक नहीं होना चाहिए कि वो कैपिटलिस्ट बन जाए और उसका जो मेन मोटिव रह जाए कि वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर ध्यान दे। नहीं, उनका ये था लैंड इकट्ठा करो और जो आउटपुट हो रहा है अपने जो फैमिली की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दीजिए। तो अब आप देखिए पिछले लेक्चर में हमने इकॉनमी में देख लिया था, इकॉनमी में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी कि सारी प्रॉपर्टी जो थी वो इंडस्ट्रीज के हाथ में थी, वो वर्कर्स की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, उनको मिनिमम वेजेस देते थे और वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा थे। और अगर हम सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी में भी यही चीज़ें हो रही थी कि सोसाइटी में वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, पर फिर भी सोसाइटी में वो वर्कर्स क्या थे, आपस में यूनाइटेड थे कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हम इकट्ठे उठाएंगे। ऐसे पीजेंट थे, पीजेंट भी कहीं ना कहीं नोबल्स के अगेंस्ट थे। तो आप देखिए कहीं ना कहीं एक ग्राउंड क्रिएट हो गया है इकॉनमी की तरफ से भी और सोसाइटी की तरफ से भी कि रशियन रेवोल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ग्राउंड है जहां पर लोग सेटिस्फाइड नहीं है, और जब लोग सेटिस्फाइड नहीं होते तब वो रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप ये चैप्टर में आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि रशियन रेवोल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे रशियन सोसाइटी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।